हेलो एवरीवन, वेलकम टू तैयारी.com। फ्रेंड्स, मैं विजय सर। आज हम परसेंटेज का सेकंड सेशन करेंगे। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम बेसिक से लेकर चाहे कितने भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन क्यों ना करें, हमें केवल दो ही चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक सीपीआर और एक फ्रैक्शन वैल्यू। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको सीपीआर और फ्रैक्शन वैल्यू बहुत अच्छे से क्लियर किए थे। अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले आप आई बटन प्रेस करेंगे, उस पार्ट को देखेंगे। वैसे मेरे पास एक मैसेज भी आया आज कि सर हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं हो पा रही है। आज वीडियो के आखिर में मैं आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद करना भी सिखाऊंगा और किस तरीके से हम एक नए परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू बहुत इजीली बना सकते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। आज के बाद फ्रैक्शन वैल्यू और सीपीआर दोनों आपकी टिप्स पर होंगे। वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपसे केवल दो ही बातें बताना चाहूँगा कि कभी भी अगर मान लीजिए हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमें 100 से डिवाइड करना होगा, यानी कि 100 से भाग करना होगा। इसके अपोजिट अगर मान लीजिए हमें किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसे हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 100 से गुना करना होगा। आज वीडियो के आखिर में मैं आपको सीपीआर और फ्रैक्शन वैल्यू दोनों ही बताऊंगा। इसके लिए वीडियो आपको लास्ट तक देखना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन से ही मैं आपको बताऊंगा कि फ्रैक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है परसेंटेज में। और परसेंटेज छोड़िए, आप प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सभी में मैं आपको फ्रैक्शन वैल्यू और सीपीआर का यूज़ करना बताऊंगा और किस तरीके से इन दो चीज़ों के ब्याह पर हम ये सारी एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नगर की आबादी पहले वर्ष 16.3% बढ़कर दूसरे वर्ष 37.1% घट जाती है और तीसरे वर्ष 57.1% बढ़कर कुल 1,65,000 हो जाती है। प्रारंभ में नगर की आबादी कितनी थी? देखिए, यहाँ पर पहले साल आबादी बढ़ी है, दूसरे साल आबादी घटी है और तीसरे साल फिर बढ़ी है और वो 1,65,000 हो गई है। तो 3 साल पहले, इस पूरे प्रोसेस से पहले आबादी कितनी थी वो ये पूछना चाह रहा है आपसे। देखो, सबसे पहले आप देखिए कि हमें क्या दिया उसने। 16 2/3% उसने दिया है, हमें बढ़ी है। उसके बाद उसने बोला है 37 1/2% जो है वो आबादी घटी है और 57 1/7% आबादी बढ़ी है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इनकी फ्रैक्शन वैल्यू। देखो, फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं? 100 से हम डिवाइड करते हैं, लेकिन हमें लर्न हो जानी चाहिए किस तरीके से। जैसे ही आपके सामने ये आए तो आपको पता होना चाहिए कि 16 2/3 की वैल्यू जो है वो 1/6 है, 1/6। 37 से 1/2 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो है 3/8 और 57 सही 1/7 की वैल्यू है 4/7। ये बड़ी है, ये घटी है और ये बड़ी है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। देखो, मान के चलते हैं कि पहले आबादी 6 थी तो 6 पर 1 बढ़ गई, कितनी होगी अब होगी 7। ठीक है, अब यहां पर घटी है। हम मान लेते हैं कि पहले आबादी 8 थी, घटी कितनी? 3। तो पहले 8 थी, 3 घटने के बाद ये बची आपकी 5। ठीक है, पहले आबादी मान लेते हैं आपकी 7 थी तो वो बढ़ी है 4, यानी कि कितनी होगी? 11। ठीक, अब हमें क्या करना है कि ये बिफोर और नाउ में जो आपस में क्रॉस हो सकता है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए, छोटी करने के लिए हम उसको क्रॉस कर देते हैं। देखो, यहाँ पर 7 7 से क्रॉस हो रहा है, बाकी कोई आपस में क्रॉस नहीं हो रहा। अब हम देखते हैं कि ये कितना हुआ, 11 पंजे 55 और यहाँ पर कितना बचा? 8 छिंक 48। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब अगर मान लीजिए उस नगर की आबादी 3 साल पहले 48 होती तो इस पूरे प्रोसेस के बाद वो 55 हो चुकी होती। ये एक हमने रेशियो निकाल लिया कि अगर 48 होती तो आबादी 55 हो चुकी होती, लेकिन आबादी 55 नहीं हुई। कितनी हुई है? 1,65,000। ठीक है, 55 गुना 3 कितना होता है? 165। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि ये कितना गुना ज़्यादा है हमारे रेशियो से, ये 3000 गुना ज़्यादा टाइम आ रहा है। देखो, 55 थी, 165 हो गया और ये 3 0 होगी, यानी कि 3000 गुना टाइम ज़्यादा हमारे ये इससे आया है। तो हमने इसकी मल्टीप्लाई 3000 से की, तब 1,65,000 होता है। तो 3000 से ही मल्टीप्लाई हम इसकी करेंगे तो 48 या 144 होता है, यानी कि 1,44,000 आबादी थी।
3 साल पहले नगर की आबादी कितनी थी? 1,44,000। तो देखो फ्रैक्शन वैल्यू से हमारा कितना इजी हो गया। ये सारा प्रोसेस करने की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, ये मैंने आपको समझाया तो मुझे इसमें टाइम लेना पड़ा। अदरवाइज आप डायरेक्ट करते कि पहले 6 थी तो अब 7 होगी, क्योंकि बढ़ी है, 6 पर 1 बढ़ी है, घटी है आबादी तो कितना, 8 पर 3 घटी है तो 8 और 5 हो गया। ऐसे ही आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे तो आपका बहुत कम टाइम लगेगा। फ्रैक्शन हमारी चीज़ों को बहुत शॉर्ट कर देता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक अपनी आय का 20% भोजन पर, 5% परिवहन पर, 25% किराए पर तथा 500 रुपये दवाई पर खर्च करे तो उसके पास 8,500 रुपये बचते हैं। उसकी कुल आय कितनी है? देखो इसने क्या कहा है, वो खर्च कैसे कर रहा है, 20% खर्च कर रहा है, 5% खर्च कर रहा है और 25% खर्च कर रहा है, यानी कि उसने 50% खर्च कर दिया। 50% वो अपनी इनकम का इन 3 चीज़ों पर खर्च कर चुका और 500 रुपये उसने और खर्च कर दिए किस पर? दवाई पर। ठीक है, अब यहां पर आप गौर से देखिए कि अगर मान लो वो दवाई पर खर्चा नहीं करता तो उसका कितना खर्चा हुआ था? 50% खर्चा होता और उसके पास जो पैसा बचता वो कितना बचता? 50%। और ये 500 रुपये भी इसमें आ जाते, 500 रुपये भी इसमें आ जाते ना भाई। 50% खर्च करने के बाद उसने 500 रुपये और खर्च कर दिए तो उसके पास 8,500 बचे। अगर ये 500 रुपये खर्च नहीं करता तो कितने होते? 9,000 रुपये उसके पास बचते और 50% वो खर्च कर चुका होता। इसका मतलब हमारा 50% कितना हो गया आपका? 9,000 रुपये हमारा 50% हो गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब अगर मान लीजिए 100% में देखूं, 2 से मल्टीप्लाई हमने इसको किया, 2 से मल्टीप्लाई हम इसे कर देंगे तो उसकी जो टोटल आय है वो है 18,000। ठीक है, देखो उसने 50% 3 चीज़ों पे खर्च किया, ये तो परसेंटेज में दिया हुआ है और यहाँ हमें एक एब्सोल्यूट वैल्यू दे दी कि 500 उसने मेडिसिन पे किया है। हम ये देखते हैं कि परसेंटेज उसने किया 50% किया। अगर ये 500 रुपये खर्च नहीं करता तो उसके पास 9,000 रुपये बचते और 50% उसका खर्च हो गया होता। इसका मतलब उसके पास 50% बचता, तो ये 50% होता आपके 9,000 के बराबर। अगर 50% 9,000 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा? आपका 18,000 के बराबर होगा, यानी कि टोटल आय जो है उसकी वो 18,000 रुपये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां देखिएगा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। रमेश अपनी आय का 20% किराए पर, शेष आय का, यहां पर देखिए उसने क्या यूज किया है वर्ड? शेष। शेष आय का 25% भोजन पर, शेष आय का 35% अन्य जरूरतों पर खर्च करता है तो 7,800 रुपये उसके पास, 7,800 रुपये उसके पास बचता है। उसकी कुल आय क्या है? देखो यहां ध्यान दो कि उसने क्या कहा कि पहले उसने 20% खर्च किया और शेष का 25% खर्च किया और फिर शेष का 35% खर्च किया। एक बार हुआ क्या कि एक शॉप के बाहर लिखा होता 50% प्लस 60% डिस्काउंट। एक समझदार इंसान गए, उन्होंने एक शर्ट पसंद की और पूछा कितने की है कि 1,000 रुपीज़ की है। शॉपकीपर ने शर्ट पैक कर दी और उसको कहा भाई साहब 200 रुपये दीजिए। बोला 200 क्यों दूँ, 100 रुपये तो तू ही देगा मुझे। बोला जी ऐसे कैसे? बोला बाहर लिखा है ना 50% प्लस 60% डिस्काउंट, पढ़ा लिखा नहीं है क्या? 50 प्लस 60 कितना हो गया? 110%। तो 1,000 रुपये की शर्ट है, 10% तुझे देना होगा, यानी कि तुझे मुझे 100 रुपये देने पड़ेंगे। पर क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई शॉपकीपर ऐसे डिस्काउंट दे? नहीं। उसके पीछे लॉजिक क्या है देखिए मैं आपको बताता हूँ। लॉजिक क्या है कि शर्ट मान लीजिए 1,000 रुपीज़ की है तो पहला जो हमें डिस्काउंट मिला वो मिला 50%, यानी कि 500 हमें डिस्काउंट मिला। शर्ट बची कितने की? 500 की। ठीक है, अब जो 60% डिस्काउंट मिलेगा वो मुझे इस 500 पर मिलेगा, यानी कि 500 का 60% हो गया आपका, ये 0 से 0 चला गया, 300 रुपीज़, यानी टोटल डिस्काउंट मुझे मिलेगा 500 प्लस 300 यानी कि 800। और जो मुझे अमाउंट पे करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा? 200। तो कभी आप शॉप के बाहर अगर ये 50-60 वाला देखें तो झगड़ा मत कर लेना शॉपकीपर से, उसके पैसे जो बनते हैं दे आइएगा। बिल्कुल सेम इसमें है कि रमेश ने अपनी आय का 20% किराए पर खर्च किया, यानी मान लें हम उसकी आय 100 रुपये है तो 20% उसने खर्च कर दिया तो 20 रुपये उसके खर्च हो गए, बचा कितना? 80 रुपये।
जो भोजन पर उसने खर्च किया वो 80 का 25% किया, 100 का 25% नहीं किया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे बेस वैल्यू इसमें बदलती जाएंगी। यहाँ हमारी बेस वैल्यू 100 थी, तो यहाँ पर हमारी बेस वैल्यू 80% बचेगी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे हम। पहले मान लीजिए उसकी आय 20% उसने खर्च कर दिया, 20% मतलब 1/5। फिर उसने 25% खर्च किया, 25% मतलब 1/4, और फिर 35% खर्च किया यानी कि 7/20। ठीक है, ये उसने खर्च किया। देखो बिफोर और नाउ से ही हम इसको करेंगे। मान लीजिए उसकी पहले उसके पास 5 रुपए थे, 5 पर उसने 1 खर्च कर दिया, कितने बचे? 4। फिर उसने क्या किया, 4 रुपए थे उसके पास, 4 पर 1 खर्च कर दिया, तो कितने बचे? 3। ठीक है, अब उसके पास सपोज करो कि 20 रुपए हैं, 20 पर उसने 7 खर्च कर दिए, तो कितने बचे? 13। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा कहीं पर अगर क्रॉस हो रहा है तो हम उसको काट देते हैं। 4 से 4 हमारा क्रॉस हो गया, तो ये हुआ 13 तिया 39 और ये हो गया 20 पंजे 100। ठीक है, यानी कि अगर उसके पास 100 रुपये होते तो अब उसके पास 39 रुपये बचते, लेकिन उसके पास बचे कितने हैं? 7,800। ठीक है, तो 39 दूनी 78 हो गया, यानी कि ये 200 गुना ज़्यादा पैसे उसके पास बचे हैं, तो 200 से ही मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, यानी कि उसकी जो टोटल इनकम है वो है 20,000। ठीक है, देखो 39 हमारा रेशियो आया, लेकिन 39 नहीं, उसके पास 7,800 रुपये बचे हैं, तो 39 से 7,800 कितने ज़्यादा है? 200 टाइम्स ज़्यादा हैं। तो इधर भी हमें, जब हम यहाँ 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी हम 200 की ही मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से उसकी जो इनकम है वो कितनी आई? 20,000 रुपये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके का है, वो हम करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। किसी पुस्तकालय में 30% पुस्तकें हिंदी की, शेष का 50% अंग्रेजी की, शेष का 25% संस्कृत की तथा शेष 8,400 पुस्तकें अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की हैं। पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तक हैं? इसने क्या कहा है, एक लाइब्रेरी है जिसमें टोटल बुक्स का 30% हिंदी की है। ठीक है, आप देखिए 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुई? 3/10 हुई। अगर मान लीजिए हम ये मानते हैं टोटल बुक्स 10 थी, तो 10 में से 3 किसकी हुई? हिंदी की, तो बची कितनी? 7 बुक्स बची। ठीक है, अब इसने क्या कहा है, जो बची हुई है उसका 50% इंग्लिश की है, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुई? 1/2। अगर टोटल बुक्स 2 थी, 1 इंग्लिश की होगी, तो बची कितनी? 1। ठीक है, बची हुई का 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/4, यानी कि अगर 4 बुक्स थी तो उसमें से 1 संस्कृत की होगी, बची कितनी आपके पास? 3 बुक्स बची। ठीक है, तो 7 या 21 ये हो गया, और 4 दूनी 8 और 8 ढाई 80 हो गया। यानी कि अगर टोटल हमारे पास 80 बुक्स होती तो 21 बुक्स अब बचनी चाहिए थी, लेकिन बची कितनी है? बची है 8,400। तो कितने टाइम्स ज़्यादा बची हैं? 21 चौक 84, 400 टाइम्स ज़्यादा बची हैं। तो हम इसको भी 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 32, यानी कि टोटल 32,000 बुक्स हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो कि अगर मान लीजिए यहाँ तो एक इसमें एक रिलेशन निकल रहा है कि ये 400 गुना है। अगर मान लीजिए इस तरह से कोई रिलेशन ना निकले तो हम इसको यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि 21 की वैल्यू जो है, देखिए ये इस 21 की वैल्यू कितनी है? 8,400 है। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी होगी? फिर 8,400 बटे में 21 हो जाएगा, और 80 यहाँ पर है तो 80 की वैल्यू कितनी होगी? तो ये आ जाएगा आपका 8,400 बटे में 21 गुणा में 80, 21 चौक 84, यानी कि ये 32,000 बुक्स जो हैं उसके अंदर लाइब्रेरी में हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनोज को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता थी। उसने कुल 24% अंक ही प्राप्त किए और 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के कुल पूर्णांक कितने थे? कई बार होता है ना, हम किसी से पूछते हैं भाई तेरा रिजल्ट क्या रहा, तो वो क्या बोलता है? भाई तेरा भाई 1 नंबर से रह गया। तो यहाँ पर वो कितने नंबर से फेल हो गया? 45 से। 1 नंबर से रहना मतलब कि वो 1 नंबर से फेल हुआ है, यहाँ पर वो 45 नंबर से फेल हुआ है। तो देखते हैं इसको। देखिए 33% मार्क्स उसको टोटल चाहिए थे। जी बिल्कुल चाहिए थे। आए कितने उसके आए 24% मार्क्स। ठीक है, तो परसेंटेज अगर हम देखें तो कितने परसेंट कम आए? 33 में से हम 24 माइनस करेंगे तो 9% मार्क्स कम आए। लेकिन अगर हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखें तो ये कितना हुआ? 45। ठीक है,
कितना ज़्यादा हुआ? 5 टाइम्स ज़्यादा हुआ, यानी 5 गुना ज़्यादा हुआ। यानी कि परसेंटेज जो है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो परसेंटेज से 5 गुना ज़्यादा है। तो उसने हमसे पूछा है कि पूर्णांक कितने थे, यानी कि टोटल मार्क्स कितने थे। टोटल मार्क्स थे 100%, तो इसमें भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ गया आपका 500। जो पूर्णांक था वो था 500। ठीक है। 6 क्वेश्चन है, राजू ने परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए और 85 अंकों से फेल हो गया। संजू ने उसी परीक्षा में 44% अंक प्राप्त किए और पास होने के न्यूनतम अंकों से 34 अंक अधिक प्राप्त किए। पूर्णांक ज्ञात करो। देखो, अगर हम मान लेते हैं कि पास होने के लिए हमें x% नंबर चाहिए, तो उसमें राजू ने क्या किया है कि उससे 85 नंबर कम लिए और संजू ने पास होने से 34 नंबर ज़्यादा लिए। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि राजू को पहले पास होने के लिए 85 नंबर चाहिए और फिर संजू तक पहुंचने के लिए उसको 34 नंबर और चाहिए। यानी कि टोटल उसको कितने नंबर चाहिए? उसको टोटल 119 नंबर चाहिए। किसके लिए? 44% अंक पूरे करने के लिए। ठीक है। देखो, 44% अंक पूरे करने के लिए उसको चाहिए कितने? 119 नंबर। और उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं? उसने किए हैं 30% अंक प्राप्त किए हैं। यानी कि परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए हैं? कम। 14% अंक प्राप्त किए हैं उसने कम। ठीक है। 14% कम अंक प्राप्त किए हैं। और अगर हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू देखें कि एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ रही है, तो 119 आ गया आपका। ठीक है। क्योंकि उसको 30 से 44 जाने के लिए, 30% से 44% जाने के लिए उसको 119 नंबर चाहिए। यानी कि ये 14% आपका 119 के बराबर हो गया। तो आपका 1% किसके बराबर होगा? 119/14। और आपका 100% किसके बराबर होगा? 119/14 गुना में 100। ठीक है। तो हम 7 से इसको काटते हैं, 7 दूनी 14 और ये आ गया आपका 17 7 119। 2 से इसको काटा तो 50, तो ये आ गया आपका 17 5 85। 850 नंबर की वो टोटल परीक्षा थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक परीक्षा में 36% छात्र हिंदी में, 47% छात्र अंग्रेजी में और 22% छात्र दोनों ही विषयों में फेल हो गए। दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र पास हुए? देखिए, मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि ये हिंदी के छात्र हैं और ये आपके अंग्रेजी के छात्र हैं। ठीक है। इसने क्या कहा है कि 36% तो हिंदी में फेल हुए और अंग्रेजी में फेल हुए 47%। और इसमें से 22% छात्र ऐसे हैं जो दोनों में फेल हैं। यानी कि वो 22% हमने यहां पर भी काउंट कर लिए और वो यहां पर भी काउंट कर लिए, तो स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगी ना। मान लीजिए मैं काउंटिंग के लिए बोलूं, मेरे सामने 3 बैठे हैं कि बताइए हम कितने हैं, और मैं कहता हूं 1 2 3 4 और वापस अपने पर काउंट कर लूं कि 5, तो अगर मुझे 2 बार गिना गया तो क्या होगा कि है हम टोटल कितने 4, लेकिन हो जाएंगे कितने हम 5। ऐसे ही यहां पर क्या हुआ है कि ये जो 22 है ये इंग्लिश में भी काउंट हो गया और ये हिंदी में भी काउंट हो गया, लेकिन काउंट तो हम क्या करेंगे? एक ही जगह करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 47 और 36 को प्लस करेंगे। ठीक है। और इसमें से हम माइनस कर देंगे 22 को। ठीक। तो ये आ गया आपका 61। यानी कि 61% जो हैं वो किसी एक विषय में फेल हैं, किसी एक विषय में फेल। ठीक है। तो दोनों में पास कितने हुए? ये हुए आपके 100 माइनस 61, यानी कि 39% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों विषय में पास है। वो हिंदी में भी पास है और वो अंग्रेजी में भी पास है। ऐसे स्टूडेंट्स हैं 39%। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक परीक्षा में एक एक नंबर के कुल 100 प्रश्न है। कितने? कुल 100 प्रश्न है एक एक नंबर के। अजय ने पहले 50 प्रश्नों में 65% अंक प्राप्त किए, तो शेष प्रश्नों में उसे कितने प्रतिशत अंक लेने होंगे कि उसे पूरी परीक्षा में कुल 75% अंक मिले? देखिए, हमारे पास जो प्रश्न है वो कुल कितने हैं? 100 प्रश्न है, जिसमें से
50 प्रश्न जो हैं उसने पहले अटेम्प्ट किए और 50 किए बाद में, ठीक है। अब देखो इसमें रेशियो कितना आ गया, 1:1 का आ गया। यानी कि अगर हम इसमें देख लें कि इसमें 2 पार्ट्स हैं, तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें इसने लिए 65% मार्क्स, ठीक है, और सेकंड पार्ट में वो कितने परसेंट मार्क्स ले कि उसे इन दोनों पार्ट्स में कुल 75% मार्क्स मिले, ठीक है। तो ये कितना हो गया 150। अब हम 150 में से अगर 65 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 85% मार्क्स उसको लेने होंगे अगले 50 प्रश्न में। देखो ध्यान दो कि भाई पहले पार्ट में उसने 65% नंबर लिए, दूसरे पार्ट में वो कितने परसेंट मार्क्स ले कि दोनों पार्ट के मिला के उसके 150 हो। तो 2 × 75 हमने किया तो ये 150 मार्क्स आने चाहिए। इस तरीके से 150 में से हमने 65 को माइनस किया तो हमारा आ गया 85, यानी कि उसको जो सेकंड पार्ट है उसमें 85% मार्क्स उसको प्राप्त करने हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए इसने क्या कहा है कि एक परीक्षा में 2-2 नंबर के कुल 150 प्रश्न हैं। विजय पहले 60 प्रश्नों में 65% अंक प्राप्त करे तो पूरी परीक्षा में कुल 50% अंक लेने के लिए उसे शेष प्रश्नों में कितने प्रतिशत अंक लेने होंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर देखो, अब हमारे पास क्या है 150 टोटल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसने क्या किया है कि पहले 60 प्रश्न में, यानी कि 60 प्रश्न हो गए तो अब बचेंगे कितने हमारे 90 बचे, ठीक है। आपने रेशियो निकाला क्या आ गया आपका ये 2:3 का, यानी कि जो उसने पहले 2 पार्ट हैं, हम मान लेते हैं टोटल 5 पार्ट हो गए, पहले 2 पार्ट में उसने क्या किया है 65% मार्क्स लिए हैं, तो कितना हो गया ये 130। अगले 3 पार्ट में वो कितना ले कि कुल उसको 50% मार्क्स मिले, यानी कि अगले 3 में वो कुल कितना % मार्क्स ले कि उसको टोटल 5 पार्ट में 50% मार्क्स मिले, यानी कि 250 मार्क्स उसको मिले, ठीक है। अब देखो यहां पर गौर से देखिएगा, पूरे 5 पार्ट में उसको 250 मिले, 2 पार्ट में उसने 130 लिए, तो अब हम निकालेंगे तो 3 पार्ट्स में उसको कितना मिलेगा, इसको आपस में माइनस कर देते हैं तो कितना आ गया ये 120, ठीक है। इस 3 से 1 कट गया तो 40 आ गया, यानी कि उसको बची हुई परीक्षा में 40% नंबर लेने होंगे, तब जाकर पूरी परीक्षा में उसको 50% अंक मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एग्जाम्स देते हैं ना तो उसमें नेगेटिव मार्किंग की बात की जाती है। ये नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन है कि किस तरीके से नेगेटिव मार्किंग की जाती है। देखो ध्यान से देखिएगा, एक परीक्षा में एक एक नंबर के कुल 100 प्रश्न हैं, प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 नकारात्मक अंक मिलते हैं, यानी कि 25% नेगेटिव मार्किंग होती है। यदि राहुल ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और कुल 75% अंक ही मिले तो राहुल के कितने प्रतिशत जवाब सही थे, ठीक है। सबसे पहले आप देखो कि टोटल प्रश्न कितने 100, यानी कि उसने 100 के 100 प्रश्न अटेम्प्ट किए। हम यहां देखते हैं कि हमें एक गलत प्रश्न पर कितने अंक कम मिलते हैं। देखो जो हमने गलत किया उसका नंबर तो मिलना ही मिलना नहीं, 1 नंबर का प्रश्न था तो 1 तो वो चला गया, ठीक है। और जो हमने सही किए उसमें से भी हमारा क्या कट गया 0.25 मार्क्स हमारा कट गया, ठीक है। तो एक गलत जवाब देने पर हमारा कुल कितना कटा 1 + 0.25, यानी कि 1.25 मार्क हमारा कट गया। कैसे कट गया, देखो जो मैंने गलत किया उस पर तो मुझे नंबर मिलेगा ही नहीं, और गलत करने की वजह से जो मैंने सही किया था मुझे उसमें से भी मुझे लॉस होगा, उसमें से भी मेरे मार्क्स कटेंगे, ठीक है। अब देखो 1.25 मार्क्स कट रहा है किसका, एक रॉन्ग करने पर, और टोटल कितने कटे हैं हमारे 25 कटे हैं। कितने कटे हैं 25 नंबर कटे हैं, क्योंकि 75% नंबर मिले, यानी कि 100 में से 75 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया, इसको 25 को हम डिवाइड कर देंगे 1.25 से, डेसिमल हटाने के लिए 2 0 लगा देंगे तो 25 पंजे 125 हो गया, 5 से इसको काटा तो 20, यानी कि उसने रॉन्ग कितने किए, गलत जवाब कितने थे उसके, गलत थे उसके 20 आंसर्स, तो सही कितने हो गए उसके
80 आंसर्स। ठीक है, यानी कि 80 प्रश्न उसने सही किए और 20 प्रश्न उसने गलत किए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक दुकानदार ने 7 वस्तुएं 17,153 रुपए में खरीदी। उसने 3 वस्तुएं 10% लाभ पर बेच दी, तो वह पूरे सौदे में कुल 14% लाभ कमाने के लिए शेष वस्तुएं कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे। देखिए, उसने टोटल 7 वस्तुएं खरीदी थी, जिसमें से उसने 3 बेच दी, अब उसके पास बची हैं 4। ठीक है, और ये 3 वस्तुएं उसने 10% लाभ पर बेची, तो ये हो गया आपका 30। 4 वस्तुएं वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि पूरे सौदे में उसको 14% का लाभ हो। तो देखो ये कितना आ गया आपका 14 सत्ते 98। ठीक है, इस 98 में से हम माइनस कर देते हैं 30 को, तो कितना बचा आपका, ये बचा 68, और 4 से काटेंगे तो ये आ गया आपका 17 यानी कि 17। तो 17% लाभ पर वो बाकी बची हुई 4 वस्तुएं बेचेगा। उसने कितने में खरीदी, कितने में बेची, उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है, हम केवल परसेंटेज पर ही फोकस करेंगे, बाकी हमें और कोई ध्यान नहीं देना। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रवि ने 20 दर्जन कॉपियां 48 रुपये दर्जन के भाव से खरीदी और 8 दर्जन कॉपियां 10% लाभ पर तथा शेष कॉपियां 20% लाभ पर बेच दी। उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ हुआ। उसने कितने में खरीदी हमें कोई कंसर्न नहीं है, कितनी खरीदी हमें केवल इतना ध्यान देना है। उसने 20 दर्जन कॉपीज खरीदी और उसने 8 दर्जन कॉपी बेच दी है 10% लाभ पर, और बाकी बची 12 दर्जन कॉपीज ये बेची उसने 20% लाभ पर। ठीक है, अब हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं। ये आ गया आपका 2:3 का रेशियो आ गया। हम ये मान लेते हैं कि उसके पास 2 कॉपी थी जो उसने 10% लाभ पर बेची और 3 कॉपी थी जो उसने 20% लाभ पर बेची। ठीक है, देखिए 2 बेची उसने 10% लाभ पर, ये हो गया आपका 20। 3 बेची उसने 20% लाभ पर, ये हो गया आपका 60। तो 5 पर कितना हुआ उसको लाभ, ये हुआ टोटल हुआ उसका 80। 5 से 80 को काटेंगे तो कितना आ गया आपका 16% लाभ पर उसने जो कॉपियां बेची हैं उसके अंदर उसको टोटल 16% लाभ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक द्रव में 25% दूध है तथा दूसरे द्रव में 30% दूध है। पहले द्रव का 6 भाग तथा दूसरे द्रव का 4 भाग अलग बर्तन में भरा जाता है। नए बर्तन में कितने प्रतिशत भाग दूध होगा। ठीक है, देखिए इसने क्या किया है कि इसने पहले दूध में जिसमें 25% दूध है उसका 6 भाग लिया, कितना हो गया ये 25 छिक्का 150। दूसरा बर्तन जो है उसके अंदर 30% दूध है, उसका इसने 4 भाग लिया, तो ये हो गया आपका 120। अब टोटल हो गया ये 10, और 10 में कितने प्रतिशत दूध होगा, ये 270 हो गया। यहाँ 0 से 0 कट गया, यानी कि 27% जो है नए बर्तन में दूध की मात्रा होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजू तथा मंजू के भार का अनुपात 4:5 है। अंजू का भार 10% बढ़ जाए और दोनों का औसत वजन 15% बढ़ जाए तो दोनों का कुल वजन 82.8 kg हो जाता है। बताओ मंजू का वजन कितने प्रतिशत बढ़ा। देखिए अगर हम ये मान लें कि अंजू जो है वो 4 किलो की है और अंजू जो है वो 5 किलो की है। ठीक है, अंजू का वजन कितना बढ़ा, 10% बढ़ा, तो 4 गुना 10 हो गए, तो आपके कितना हो गया 40। मंजू का वजन कितने प्रतिशत बढ़ा कि दोनों का औसत वजन कितना बढ़ा है, वो बढ़ा है 15%। देखो 4 और 5 कितना हो गया 9, और 9 गुना में 15 कितना हो गया 135। 15 नहीं में 135 हो गया। 135 में से हम 40 घटाएंगे तो ये आ गया आपका 95। 5 से हम 95 को काटेंगे तो कितना आ गया ये 19, यानी कि मंजू का वजन 19% बढ़ा है। ठीक है, यहाँ इसने हमें ये जो वेट दिया ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, हम केवल परसेंटेज पर ही फोकस करेंगे। चलिए अब फ्रैक्शन वैल्यू निकालना सीखते हैं। देखिए जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू आपको खुद ब खुद लर्न होती जाएंगी, लेकिन आज मैं आपको एक स्मार्ट अप्रोच दूंगा जिससे आप न केवल आसानी से फ्रैक्शंस को समझ पाएंगे बल्कि आप बहुत लंबे टाइम तक उनको लर्न भी रख सकते हैं। देखिए ये सभी को पता है कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है और 100% को हम बोलते हैं 1।
ठीक है। और 100% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/1। आज हम केवल इस 1/1 और 100% से ही सारी फ्रैक्शन वैल्यू को करना सीखेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए मैं इस 1 को 2 से डिवाइड कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। और 1/2 अगर ये है तो हमें यहां क्या करना होगा, इस 100 को भी 2 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि हमने 1 को 2 से डिवाइड किया है। तो ये कितना बन जाएगा आपका 50%, ठीक है। इसी तरीके से 1/3 क्या हो जाएगा आपका 100/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 1/3%। 1/5 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 100/5 यानी कि 20%। और 1/7 कितना हो जाएगा, यानी कि 100/7। और 100/7 कितना हो जाएगा, 14 7 98, 14 2/7%, ठीक है। इस तरीके से हम आसानी से इनको निकाल सकते हैं। 1/9 का कितना हो जाएगा 100/9, यानी कि ये हो जाएगा 11 1/9%। और 100/11 कितना हो जाएगा आपका, यानी 1/11, ये हो जाएगा आपका 9 1/11%, ठीक है। अब इनके बिहाफ पर हम दूसरी फ्रैक्शन वैल्यू को कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। मान लीजिए मुझे कहा गया कि बताइए 1/4 जो है वो किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। अब यहां पर देखिए, ये मैं 1/2 यहां लिखा हुआ है, अगर मैं इसको 1/2 × 2 कर दूं तो 1/4 बन गया। तो यहां पर देखिए 1/2 की वैल्यू कितनी है 50%, तो यहां एक 2 एक्स्ट्रा है नीचे, तो मुझे यहां भी एक 2 रखना होगा। तो ये कितना हो गया 25%, यानी कि 1/4 जो है उसकी परसेंटेज वैल्यू है 25%, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ 1/6 तो ये हो जाएगा 2 × 3, तो यहाँ 50/3 रखना पड़ेगा, यानी कि 16 × 48 बचा 2, 16 सही 2/3% हो गया, ठीक। अब अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मुझे 1/8 की वैल्यू बताओ, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 × 2 हो जाएगा। जो भी नंबर हम देख रहे हैं उसके लिए हमें उसका नज़दीक का फैक्टर देखना है। तो 1/8 में हमें क्या देखना है कि 4 इसके नज़दीक का फैक्टर है, तो 4 × 2 हो गया। और 1/4 की वैल्यू कितनी है 25%, तो ये हो जाएगा 25/2, यानी कि ये कितना हो जाएगा 12.5% हो जाएगा, ठीक है। यानी 12 से 1/2% हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि 1/12 बताओ मुझे, तो 1/12 में देखिए आपका क्या हो जाएगा 6 × 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी, अभी हमने किया था, ये था 16 2/3%, ठीक है। तो 16 का हाफ कितना हो जाएगा, क्योंकि मुझे इसके बटे में भी 2 रखना होगा, ये हो जाएगा आपका 8। और 2 का हाफ कितना हो जाएगा 1, तो 8 1/3% हो जाएगा, ठीक। चलिए कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं। अगर ये कहा जाए कि ये बताइए 2/3 जो है उसकी परसेंटेज वैल्यू क्या है, या किस परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 है। देखिए अब यहां पर देखो 1/3 क्या था 33:1/3% था, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं इसको यहाँ ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे इसकी मल्टीप्लाई भी 2 से करनी होगी। तो 33 दूनी हो गया 66, और 1 का डबल कितना हो गया 2, तो ये हो गया आपका 66 सही 2/3%, ठीक है। ऐसे अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि 2/5 बताओ। अब देखो 1/5 हमें पता है ये कितना होता है, ये होता है 20%। अब मैंने यहाँ देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना ना 2/5, तो 2 से मल्टीप्लाई मैं इधर करूँगा तो ये कितना हो गया आपका 40%, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि बताइए 6/5, तो इसमें मुझे क्या करना होगा 20 × 6 करना होगा, यानी कि 120% ये करना होगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं। देखिए अगर मान लीजिए वो कहता है कि 3/4 जो है वो कितने परसेंट होता है, 3/4 कितने परसेंट होता है। तो यहाँ पर आप गौर से देखिए, हम 1/4 की बात करें तो 1/4 होता है 25%, ठीक है। यहाँ अगर मैं ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना होगा 3/4 हो गया। तो 3/4 अगर हमने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया आपका 75%। अगर मैं कहूँ कि 3/8 कितने परसेंट है, तो देखो 3/8 में अगर मैं देखूँ तो ये क्या हो जाएगा 4 × 2, ठीक है। 4 × 2 भी हम इसको लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपका 75/2, क्योंकि यहाँ पर एक 2 एक्स्ट्रा है नीचे, तो यहाँ भी मुझे 2 रखना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया आपका 37:1/2%, ठीक है जी। अब देखिए ये तो हुआ जिसमें आप एक रिलेशन बनाकर, आप एक चेन बनाकर फ्रैक्शन वैल्यू कर सकते हैं।
फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई परसेंटेज आपको ऐसा आ जाए जिसके लिए ये चीज़ ईजी ना हो, उसको हम कैसे करेंगे? तो उसको हम टुकड़ों में बांट लेंगे। देखिए हम कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप 58 1/3% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखनी है हमें, तो हम इसको टुकड़ों में बांट लेंगे। किस लिए? जो हमें पता है जिन वैल्यूज़ में, उन टुकड़ों में बांट लेंगे। जैसे हमें पता है कि 50% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता है, फिर हमें ये भी पता है 8 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, हमें ये भी पता है। ठीक है, हम इसमें बांट लेंगे तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/2 और 8 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/12। एलसीएम इनका 12 आ गया, तो 6 दूनी 12, यहाँ 6 आ गया, 12 एकम 12, यहाँ पर 1 आ गया, ये आ गया 7/12, यानी कि इनकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 7/12। तो इस तरीके से हम इजीली फ्रैक्शन वैल्यू बना सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए वो कह रहा है 133 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए क्या है। तो देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 100% प्लस 33 1/3% कर सकते हैं। 100% मतलब 1 और 33 1/3% मतलब 1/3, तो 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 इनकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि 131 सही 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, तो देखिए 131 को हम कैसे बांट सकते हैं, हम 125 में बांट सकते हैं इसको। 125 प्लस 6 सही 1/4%। ठीक है, 125% क्या होगा हमारा 5/4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। एलसीएम आ गया आपका 16, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 16 कम 16 और 1 एकन 1, यानी कि आ गया आपका 21/16। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी आपकी 21/16। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन वैल्यू कर सकते हैं, लेकिन आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपको फ्रैक्शन वैल्यूज लर्न होगी। चलिए अब सीपीआर करते हैं। सीपीआर मतलब कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। अगर कोई भी दो वैल्यूज जिनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, उन दोनों वैल्यूज में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा। अगर एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू घटेगी। अगर मान लीजिए कोई एक वैल्यू x/y की फॉर्म में बढ़ रही है, तो दूसरी वैल्यू x/x + y की फॉर्म में कम होगी। बढ़ने वाली वैल्यू हमेशा यहां लेफ्ट हैंड साइड में आएगी, और जो घटने वाली वैल्यू है वो यहां पर हमेशा राइट हैंड साइड में आएगी। बढ़ने वाली वैल्यू का परसेंटेज वैल्यू हमेशा बड़ा होगा, और घटने वाली वैल्यू का परसेंटेज वैल्यू हमेशा कम होगा। चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं। एक कार की गति 60% बढ़ाने से एक निश्चित दूरी तय करने में कितने प्रतिशत समय कम लगेगा? देखो कार की गति कितनी बढ़ाई हमने 60%, और 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 3/5। अगर कोई 3/5 कार की स्पीड बढ़ाता है तो उसको जो समय कम लगेगा वो 3/8 कम लगेगा। क्यों? क्योंकि x/x + y की फॉर्म में समय कम लगेगा, और x कितना है हमारा 3 और y कितना है 5, तो 3 और 5 कितना हो गया हमारा 8। ठीक है, अब 3/8 कितना होता है हमारा 37 1/2%। ठीक है, तो देखो 60% बढ़ा था, ये वैल्यू बड़ी थी, घटने वाली वैल्यू छोटी होगी, उसको 37 1.2% टाइम कम लगेगा। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संतरे के मूल्य में 20% कमी होने पर 160 रुपए में 6 संतरे ज्यादा मिलते हैं। संतरे का प्रति दर्जन पुराना मूल्य बताओ। देखिए मूल्य क्या हुआ है, कम हुआ है। कम को हम लिखते हैं इधर, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/5 होगी। ठीक है, x हमारा है 1, तो y हमारा कितना होगा 5 - 1, क्योंकि ये x + y है, तो ये कितना हो जाएगा 1/4। अगर मान लीजिए कोई भी मूल्य 1/5 कम हुआ है, तो हम 1/4 वस्तु ज़्यादा खरीद सकते हैं। 1/4 मतलब 25%। अगर 25% 6 है, देखो इसने दिया है कि 6 संतरे ज़्यादा आते हैं और 25% हम ज़्यादा खरीद सकते हैं, तो 25% अगर 6 है तो 100% कितना होगा, इधर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 24, यानी कि 2 दर्जन। ठीक है, तो अगर 160 रुपये में पहले 2 दर्जन संतरे आते थे, तो 1 दर्जन का मूल्य कितना हो गया 80 रुपये। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सीपीआर मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर किया था, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, और आगे हम कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।